बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर वैदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर रहने वालों को मेरा और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का अस्सलाम और वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम आदिल एंड वेलकम टू द प्रोग्राम आपको भी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया आदिल। आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उनसे बात शुरू करने से पहले हम अपनी दुआ से शुरू करते हैं कि ऐ मेरे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारे आमीन। ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अ, रब से कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है और रब से भी दुआ है कि हमारे दिलों में और हमारे बाजुओं में वो ताकत दे कि हम इस जो बहुत ही एक मुश्किल मोड़ पर पाकिस्तान खड़ा है और जिसके ऊपर एक बहुत ही एक माफिया नुमा गैंग जो है असैसिन्स का, कातिलों का, गासिबों का, करप्ट क्रिमिनल्स का, जिसकी सरबराही आसिम मुनीर करता है और फौज की ताकत इस्तेमाल करता है और करप्ट सियासतदान, उसे हमारी निजात रहे। बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि हम जंग कर किस लिए रहे। अच्छा आदिल, मुझे वो एक मुझे एक पहले बात बताएं, आज सर आपने जी, एक ट्वीट की है सर, उस पे बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। आपने कहा है कि जी वो शंदाना गुलजार जाके इमरान खान के आगे उन्होंने शिकायत की है। ये आपको किसने बताया पहली बात तो? और इमरान खान कोई हमारे खिलाफ जो है बयान देंगे? वैसे तो कोई दरमियान में किसी ने रिपोर्ट की भी है, कोई किसी यूट्यूबर ने, कि जी वो इमरान खान से पूछा गया आदिल राजा के बारे में, तो उन्होंने हुँ, कहा कौन आदिल राजा, मेरे पास तो 7 महीने से कोई मोबाइल ही नहीं है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। हुँ, तो खैर खान साहब की हम अंडरस्टैंड करते हैं मजबूरी, जो भी वो हुँ, जारी बात है, मजीद उनको मसले में नहीं हम डालेंगे। इस पे हुँ, कोई जवाब दे के वो एक क्योंकि ये एजेंडे के तहत इस किस्म के उनसे सवालात पूछे जाते हैं, तो जी, वो तो हमें इतनी बात तो समझ है। लेकिन ये आपने जो बात की है इसके ऊपर कुछ जो है वो कुछ गंग हू टाइप किस्म के जो है वो बने हुए हैं, जो लोग जो आवाज भारी जाली बना के जो है बात करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो हुँ, उस पर मजाक करो। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जी, कुछ लोग जो है इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे जी, हैं। तो ये आपने क्यों सर ट्वीट, इसका क्या बैकग्राउंड है? व्हाई हैव यू, ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, हुँ। क्यों सर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है आपने सर? ये आपने, या आपको किसने बताया है सर ये? और क्यों ये हुआ, क्या है सर, ये Uh, सीन क्या है सर? uh, Adil Bella, I will answer this immediately before our guest comes in because ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन वो आ गए हैं तो इसको ज़रा मैं पेंड करता हूँ। ये उनसे पहले हम बात कर लें, फिर ये आगे चल के करूँगा। बड़ा मैंने ये सोच समझ के किया है, ये मैंने ऐसे जज्बाती तौर पर नहीं किया और इसके पीछे सर बहुत वजह है। तो अगर आप इजाज़त दें, मैं इसको आगे चल के इसका जवाब दूँगा। ठीक है आदिल? श्योर श्योर सर, श्योर बहुत सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब सज्जाद बरकी साहब। बरकी साहब हमारे पीटीआई यूएसए के फोकल पर्सन हैं। बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अमेरिकन्स को मुतहर्रिक करने के लिए जेन्युइन काम किया है। वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम कोई और करता है, कहते हैं हम मिले जाके और हमने ये किया। तो सज्जाद बरकी साहब चुपचाप, ना कभी सामने आते हैं, ना कभी कोई अपने आप के ऊपर थपकियाँ पड़वाते हैं, ना तालियाँ बजवाते हैं, अपना चुपचाप काम करते हैं, ज़बरदस्त किया है। और कुछ लोग आके पैसे इकट्ठे करते हैं और तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ी कर रहा। साहब साहब वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आने के लिए। Well, thank you so much, हैदर साहब, आदिल साहब. I appreciate it आपके comments. Of course जी, मुद्दत हो गई है काम करते हुए, आदत सी हो गई है काम करने की, फॉर द पार्टी, फॉर इमरान खान, फॉर पाकिस्तान. और हम कभी नहीं सोचते कि इसका क्रेडिट कौन लेगा या किसको मिलेगा, एज लॉन्ग एज हम समझें कि पाकिस्तान की बेहतरी है इस काम में, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ अ जॉब. तो ब इंशाल्लाह ब करते रहेंगे. बहुत शुक्रिया बल्कि साहब। बिल्कुल एक वो मेरा ख़्याल है लाओ त्से की सेइंग है या किसी चाइनीज़ फिलोसोफर की सेइंग है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो वो कहते हैं ये काम हमने किया। वो ये नहीं कहते हैं, लीडर ये नहीं कहता काम मैंने किया, सो व्हेन द Yeah. जॉब इज़ डन दे से वी डिड इट, हमने किया, टीम ने किया। और लीडर नज़र में नहीं आता है। और एक और बड़ी अच्छी सेइंग है कि वो उस्ताद सबसे अच्छा उस्ताद है जिसके पास कोई शागिर्द नहीं। तो उसने कहा क्यों? कि उसने कहा कि उसने अपने तमाम शागिर्दों को उस्ताद बना दिया है, अब कोई राही नहीं पढ़ाने वाला।
तो आप उस कैटेगरी में हैं बरकी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच। तो बरकी साहब आगे चलते हैं, ज़रा इस वक़्त लेटेस्ट अपडेट दें, क्या हो रहा है अमेरिकन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में और पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बरकी साहब। आई थिंक बरकी साहब वो फिर थोड़ा-सा उनके कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वो आते हैं। आदिल, इतने में जितने में बरकी साहब का ये ठीक हो, व्हाट इज़ योर लेटेस्ट जी बरकी सर साहब, आगे सॉरी आप मैं जी। जी आई एम सो सॉरी, आई मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे आज कुछ आई एम हैविंग सम इश्यूज विद माय कनेक्टिविटी जो है जी, वो जी। ब्रेक हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, होपफुली विल गेट इट फिक्स नेक्स्ट टाइम। लेकिन अब इस वक्त कोई मैं मसला खुद इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ कि मुझे समझ आए कि कैसे फिक्स करना है इसको। सो नहीं, बट आप बात बल्कि कर रहे साहब थे पूछ रहा था कि कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? जी, मैं बिल्कुल द लेटेस्ट जो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इज़ अबाउट हमारा जो अभी वो भी देखिए बात वहीं आ जाती है कि हर काम ना मैं कर सकता हूँ, ना एक या 2 लोग कर सकते हैं, इट इज़ अ टीम एफर्ट। और माशाल्लाह हमारी अब बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे यूएस में, यू नो पीपल इन वाशिंगटन, पीपल इन हम ह्यूस्टन में हैं, कुछ लॉस एंजेलिस में हैं, कुछ और जगहों पे हैं, डैलस में हैं। सो वी ऑल वर्क टुगेदर इन डिफरेंट एरियाज़। तो हमारी जो वॉशिंगटन की टीम है उन्होंने अभी कल ही एक नया जो हमारा लेटर है जो आईएमएफ को खान साहब ने लिखा था उसको वायरल करने के लिए वी हैव पुट इट अप ऑन फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल पे, जिसको हम सब भेज रहे हैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को। आई एम श्योर यू सॉ लिंक एंड वी आर आस्किंग देम टू फॉरवर्ड इट। और वो ऑल दे हैव टू डू इज पुट देयर नेम एंड ईमेल एड्रेस और वो उसको आगे आईएमएफ को वो लेटर जो है वो उनके नाम से चला जाएगा। एंड इट इज आस्किंग फॉर आईएमएफ टू look at the loan and have an investigation on the elections before they release any money to the Pakistan government. तो दिस इज द लेटेस्ट। और उससे पहले चंद दिन पहले आपने देखा था कि ग्रेग कसार ने he's come out very strongly one more time. He had even an interview with I think Mohit Pirzada and एक और चैनल से भी किया था किसी से। और he's really speaking out against the current election in Pakistan और demanding हमारा स्टेट डिपार्टमेंट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे लुक एट इट केयरफुली। ही इज प्रॉमिस्ड अस कि अगले इस वीक के अंदर ही विल गेट सम काइंड ऑफ अ रिस्पांस फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, मुझे भी बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, तनकीद भी ऑफ कोर्स होती है और वो कहते हैं कि जी आप ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये कुछ नहीं होगा, अमेरिकन तो वही है जिन्होंने सब कुछ कराया है, तो आप यू नो यू विल हैव नो रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। देखिए हम कभी भी नहीं कहते कि कोई रिजल्ट्स गारंटीड है और ना ही हमारे लीडर ने हमें सिखाया है कि रिजल्ट्स जो है वो गारंटीड होंगे। गारंटीड क्या चीज होती है? वो आपकी एफर्ट होती है, आपकी कोशिश होती है। अगर आप कोशिश करते रहें नेक नियति के साथ तो मैं समझता हूं कि उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है इन द लॉन्ग रन। एंड दैट्स द प्रेमिस जिस पे हम काम करते हैं और हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। नहीं आएंगे रिजल्ट स्टेट डिपार्टमेंट से तो चले चंद महीनों के बाद आ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि थोड़ी फिजा भी अब चेंज होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा कि दे दिया है क्लियर पाथ टू डोनाल्ड ट्रंप टू बी इन द इलेक्शंस एंड दैट विल चेंज अ फ्यू थिंग्स। और कल हमारे यहाँ पे हुई है सुपर ट्यूसडे जो हुआ है उसमें हमने देखा है कि I can't say that about other places, but Texas has always been a very, the Republican state. लेकिन पिछली साइकिल में बहुत से डेमोक्रेट जो है वो इलेक्ट हुए थे रिपब्लिक यहाँ पे हमारी स्टेट में। Yesterday what we saw was कि again a shift कि बहुत ज्यादा नंबर्स थे रिपब्लिकन प्राइमरी में as compared to the Democratic primary. So we are beginning to see some changes. तो देखें रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है और कोशिश हमारी जारी रहेगी। बहुत ज़बरदस्त सर, एब्सोल्युटली दोनों चीज़ें, फर्स्ट ग्लोबल का उनका लिंक हम डाल देंगे और लोग जाके वहाँ के क्लिक करें जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन जो है। ये ग्रेग कसार का बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि इसका आउटकम क्या होगा। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो वो सर बुल्ले शाह का पता नहीं है उसका वो तो था कि
पानी हमने देना है और फल लगाना अल्लाह यस, सुब्हान ताला की ज़ात है। अल्लाह वो का पंजाबी का बिल्कुल। शेर है, पता नहीं आपको याद है? आपको याद है मुझे आदिल, आपको याद नहीं, है? आई एम टेरेबल एट दैट, मुझे पता ज़रूर है बट है? बंदे का कम पानी पाना भुट्टा से इस तरह ब के ब भुट्टा जो है वो ज़्यादा पानी पाना। पानी अच्छा, लाना। भुट्टा भुट्टा उगाना जी, पानी पाना। हाँ, अच्छा। भुट्टा उगाना ना उगाना अल्लाह का काम है, वो इसी तरह का हाँ, सर वो अच्छा, दूसरा। अच्छा, अच्छा। जी जी, बिल्कुल। जी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट। जी, ज़रा रही मैं आदिल आपके पास ही, बिकॉज़ आपने मैं कल परसों बिफोर कहा यू था। मैं जी, एक्सक्यूज मी, जी, तो जी। ये हमने आईएमएफ की बात की थी अभी। मैंने आई डोंट नो अगर आपने देखा है, देयर इज अ क्लिप गोइंग वायरल हुँ, कल परसों से। मुझे आई डोंट नो हु इट इज दैट हुँ, पर्सन जिसका हुँ, ये हुँ। क्लिप है, आपने आई एम श्योर देखा होगा, जी, जी, जो देखा, बिल्कुल आईएमएफ दे के मुतालिक है। जी, मैं जी, जी। समझता हूँ वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है और बड़ा हाँ जी। इंपॉर्टेंट है दुनिया को सुनने के लिए। अगर आपके पास मौका मिले तो उसकी में भी थोड़ा बहुत क्लिप दिखाइए, दुनिया को ब पता लगे कि बि आईएमएफ है क्या, बिल्कुल करती दिखाऊँगा क्या जी। है आईएमएफ। बिल्कुल, बिल्कुल दिखाऊँगा जी, बिल्कुल है क्लिप मेरे पास और मैं उसको दिखाऊँगा। जी, बिल्कुल एब्सोल्यूटली बहुत बहुत क्लैरिटी से उसने आदमी ने बात की। यस, आदिल आपने यही कल आप भी बात कर रहे थे जो अ, बरकी साहब ने की है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को टारगेट किया जा रहा है बाय द आर्मी एंड द रिजीम इन पाकिस्तान, कि वो जो ये काम कर रहे हैं बरकी साहब और इनके साथ जो लोग कर रहे हैं, इनको खौफजदा किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए कि ये काम अपना करना छोड़ दें। तो जो भी आवाज़ें ये इंटरनेशनल कैपिटल्स में या मीडिया में आ रही हैं, इनको किसी तरीके से दबाया जाए। तो व्हाट मेड यू से दैट आदिल? सर देखिए, सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन को तो किया जा रहा है क्योंकि जारी बात है वॉशिंगटन एक पावर सेंटर है सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड हुँ, का, नॉट हुँ, एक्चुअली द फ्री वर्ल्ड बट हुँ, यू नो। हुँ, और जो असल बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को एज अ होल ट्रांसनेशनल सप्रेशन का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मतलब जर्नैलों का जीएचक्यू में ये ख्याल है। एक तो वो झूठ जो बोलते हैं, अभी उन्होंने झूठ बोले हैं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ओवरसीज पाकिस्तानीज उनके झूठ पकड़ते हैं। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं, जो हक और सच की आवाजें हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ, इसलिए वो टारगेट में है। आपको मैं अपनी मिसाल देता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक करा के तमाम हर तरीके से जो है वो जायदाद जब्त करके सब कुछ करने के बाद भी उनको पता है कि यार ये अगर ये काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, अब टारगेट किया जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल रिसीव हो रही है आपके बारे में, मेरे बारे में, बरकी साहब के बारे में, दाएं बाएं कि यार ये काम फजूल है, ये छोड़ दो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब लोग बेवकूफ तो नहीं है, खास तौर के ऊपर जो अमेरिकन फिजिशियंस हैं यहाँ पे यूके में, डॉक्टर्स हैं, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है, उनका आईक्यू लेवल माशाल्लाह काफी ठीक ठाक है। वो आगे से शट अप कॉल देके जब बंद करते हैं तो दोबारा तो वापस नहीं जवाब आता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, खास तौर के ऊपर गल्फ में या यूरोप में ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको टिकटॉक की मुहिम चलाई जा रही है, पैसा फेंका जा रहा है टिकटॉक के ऊपर, वहां से उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो लो आईक्यू वाले लोग हैं उनको काबू किया जा रहा है। लेकिन ये एक मुसलमा हकीकत है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को स्पेसिफिकली अब उस फेज के अंदर हैं जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों का, जीएचक्यू का ये मानना है और उनका एनालिसिस ये है कि हमने डोमेस्टिक जो हमारा जितना भी वॉइसेस हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमने बड़े अरसे पहले कंट्रोल कर लिया था, हमने डोमेस्टिक सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर लिया है। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं उनको भी किसी ना किसी लेवल के ऊपर बहरहाल उनसे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोल के उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है। वो बड़ी मखसूस बड़े तरीके से बात करते हैं, बारीक वारदातें दरमियान में डालते हैं, लेकिन सॉरी इनका आदिल का भी आज शायद थोड़ा-सा मसला हो रहा है। अच्छा वो मुझे वीडियो मिल गई, लेट मी जस्ट जी, प्ले दैट फॉर यू है जी। और फिर चले उसको उसको आप ज़रा एक्सप्लेन भी कीजिएगा They प्लीज़। don't know how to survive unless that money comes free through the International Monetary Fund and the World Bank, means from us. Attention to what's been happening in the so-called third world or the underdeveloped nations. This process is now complete. It's not going on, it's finished. They literally have bought those nations. Have you ever wondered what's going on there with the IMF World Bank? Every once in a while on the back page of the newspaper you read that Congress once again authorized another $100 billion or so to go to the World Bank. And then it explains very carefully that this money is being used for humanitarian reasons.
is being used to uplift the standard of living of these poor people. It's not being used for that at all. If it is, they're not doing a very good job, because after all these years, you cannot point to one of those countries which has had its standard of living raised one iota by this vast expenditure of money, because it was never designed to do that. The money does not go to the people. It does not go to the industries or the businesses of those countries where it might have a chance of raising the standard of living. It goes to the politicians, doesn't it? It goes to the governments of those countries, and it is used specifically to perfect and strengthen the control mechanisms over their people. They have a better organized and equipped army. They have a better paid bureaucracy, more people in the bureaucracy. They have more ways of controlling their subject. This money is used to build totalitarian systems in every country that you want to point to and analyze. You see, these people, these leaders of these countries, for the most part, couldn't care less about the standard of living of their subjects as long as they live well. They live in their mansions, have their yachts, their jet aircraft, and they go to New York and live in the Waldorf Astoria while they attend United Nations meetings. They're very happy with that. They have no ideology. Communism, socialism, fascism, capitalism, what difference does it make? Where's the money? That's it with these people. We know how welfare families in this country can be second, third generation families, and there's no hope at all of getting them off the dole because they can't imagine any other way of life. This happens at the international stage too. We're dealing with countries now that are second, third, in some cases fourth generation welfare governments. They don't know how to survive unless that money comes free through the International Monetary Fund and the World Bank, means from us. There's no way in the world they're going to break free from that. These countries, ladies and gentlemen, have already been purchased, lock, stock, and barrel, in this fashion, and they are now in place in the New World Order. And they're simply waiting for us. ये तो जी मैंने भी इसको खैर बहुत दफा सुना था, बहुत दफा तो नहीं, मैंने दो दफा सुना था, अब तीसरी दफा सुन रहा हूँ। बरकी साहब, आदिल साहब, ये जो बात इन्होंने की है, पाकिस्तान पोस्टर चाइल्ड है डोल का, पिक्चर परफेक्ट चाइल्ड है, फोर्थ जनरेशन उसका, के जो के इनके IMF के लोन्स पे करते, और जो इसने चार बातें की है ना, वो जबरदस्त है। कहते हैं लोगों के लिए नहीं जाती, सिर्फ हुकूमतों के लिए जाती है, ताकत, पुलिस, फौज उसके। तीसरी बात की टोटलिटेरियन स्टेट बनाने के लिए चाहती है। इनका कोई ना मजहब है, इनका मजहब है कि वेयर इज द मनी, पैसा कहाँ है। और जो सबसे सर मैं हिल गया ये बात करने के लिए कि कोई भी एक मुल्क नहीं है इस वक्त दुनिया में जिसकी तरफ हम निशानदेही कर दें कि यार इसको IMF की तरफ से लोन मिला था और ये मुल्क जो है इसकी मईशत ठीक हो गई। जी बरकी साहब, एंड देन बैक टू आदिल जी। एब्सोल्युटली जी, मैं तो कल परसों से मैंने जब ये सुना, आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स, और मैं कहता हूँ इट रियली टच्ड मी, क्योंकि दो तीन चीजों पे मुझे बिल्कुल ऐसे लगा ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, नॉट अबाउट एनी कंट्री, ही इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। लेकिन जब उसने वो कंपेयर किया वेलफेयर फैमिलीज टू वेलफेयर स्टेट्स, मैं आई एम इन द रियल एस्टेट बिजनेस हियर और आई डील विद वेलफेयर फैमिलीज यहाँ पे, और मैंने देखा कि वो इतनी सच बात है कि आप जब किसी को इस तरह के वेलफेयर पे डाल दें तो वो कभी जिंदगी भर उसको आप नकारा बना देते हैं, वो कभी कुछ काम नहीं करते हैं, उनको फ्री के पैसे मिलने की आदत हो जाती है। बल्कि मुझे याद आ गया, मैं many years ago मैं विनिपेग मैनिटोबा में, आई वेंट टू स्कूल देयर, तो विनिपेग मैनिटोबा की बहुत बड़ी पॉपुलेशन तब अमेरिकन इंडियंस थे, और हमारी यूनिवर्सिटी में, सारी यूनिवर्सिटी में एक इंडियन लड़का अमेरिकन इंडियन पढ़ा करता था। और हम जब सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे तो रास्ते में देखते थे उनकी कैंटीन्स लगी होती थी जिसपे लाइनें लगी होती थी, वो सुबह नाश्ता ले रहे होते थे। एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि आप जब एक कौम को फ्री के पैसे वेलफेयर मनी पे लगा दें तो उनको आप टोटली नाकारा बना देते हैं। आप उनको कंट्रोल करने का इजीएस्ट तरीका जो है वो ये है जो ये IMF और वर्ल्ड बैंक कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। हुकूमतों को तो समझ है। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने कल क्या किया, पहला दिन उनकी हुकूमत का, उन्होंने अपनी एक कोर कमेटी बनाई और उसको ऑर्डर दिया कि जी आप IMF के पास लोन के लिए काम शुरू कर दें।
फर्स्ट एक्ट ऑफ दिस न्यू प्राइम मिनिस्टर, व्हाट अ शेम कि बजाय इसके कि हम सोचें कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, हम फिर भीख मांग के अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम बात करते हैं कि जी हम हमारे राइट्स क्या हैं, हमें कोई और मुल्क कंट्रोल क्यों कर रहा है, हम किसी को आंखें दिखाएंगे। ग्रो अप, you have to stand to learn, you have to learn to stand on your own 2 feet first। और इस IMF के पैसे का किसी पाकिस्तानी को कोई फायदा नहीं होगा। ये पैसा पॉलिटिशियंस को जाएगा, जर्नलों को जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स को जाएगा और आप पे उनका दबाव और बढ़ जाएगा। दैट्स हाउ आई सी इट। सर ये जो टोटलिटेरियन स्टेट बन रहा है ना सर, ये जरा देखें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक ग्रेड 22 के अफसर को अपने दफ्तर में घर के बाहर रिसीव कर रहा है पोर्च पे, जैसे कि किसी हेड ऑफ स्टेट को है सर। व्हाट अ शेम। ये है सर। हम तो क्या आके मेरी और आदिल की तो सर हमारे तो हलक सूख गए कह के पाकिस्तानियों खुदा के लिए जागो, तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं ये पाकिस्तान को, तुमको ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें लूट जाएंगे ये लोग। जिस तरह वो उस आदमी ने कहा ये जाएंगे अमेरिका, यूएन का। ये जरा हाल देखे सर, ये हाल देखे। ये तो ऐसे लग रहा है चार्ली चैपलिन की कोई फिल्म है सर। बाय गॉड, इट लुक्स लाइक चार्ली चैपलिन। ये आदमी बिल्कुल चार्ली चैपलिन लग। जी आदिल सर, ये बड़ी सादी सी बात है, ठीक है मजाक जितना उड़ा लें, लेकिन अगलों ने इसीलिए तो इसको लगाया है बूट पॉलिश या चेरी ब्लॉसम। क्या कोई नई बात है? इसका नाम वो रखा हुआ है। लंदन प्लान में बड़े भाई को वादा किया कि मुझे आर्मी चीफ बनाने के ऊपर, वो बनाना छोटे ही नहीं था, लेकिन छोटे को पता था कि मैं मेरे खिलाफ ये हो गया तो फिर मुझे जो है वो दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पे बैठना नहीं नसीब नहीं होगा। पुरानी बात थी, ठीक है सर। तो होता क्या है कि यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर चेरी ब्लॉसम को जो है अपने ही भाई से जो है वो पीछे बैकस्टैप कराया गया। नवाज शरीफ से वादे वईद लेके रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर को चीफ ने अपने आप को लगा के द डिसीवर जो है वो द डिसीवर पाकिस्तान उसको बुला लेता है। और मुझे क्यों बुलाया, बैठा वो कर रहा है। ये तो उसकी बेटी भी जाने लगी थी, ये तो आखिरी टाइम पे उसने कोई वीडियो शीडियो कुछ बहुत कुछ रखा हुआ है, तो धमकियां देके बेटी को लगा लिया है। लेकिन अभी बेटी मियां नवाज और इसके बेटों के खिलाफ भी अभी जिस तरह की थरथली मिचने वाली है। मैं आपको एक सिर्फ बात बता रहा हूं कि ये होने क्या यहाँ पे जा रहा है कि वाज़े तौर के ऊपर अभी जो कोर कमांडर्स ने कहा था, आपको मैंने कहा था कि कोर कमांडर्स राजी नहीं है नवाज शरीफ के लगाने के ऊपर। आखिरी टाइम तक चापो उसको कराई गई है, लेकिन बहरहाल पीटीआई से सीटें तो छीनी गई हैं, पीटीआई से सीटें छीन के उनको दी गई हैं और इसके ऊपर बहरहाल फोकस नहीं है। अगर इस बात के ऊपर फोकस नहीं रखा जा रहा है या मखसूस कुछ लोग रख रहे हैं, लेकिन वो चलो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि यार ये सलूट मार रहा है, सलूट मार के जो है आप हम हंस रहे हैं, असल में सर मतलब ने बड़े सोच के इसको लगाया है कि ये इसको जो भी 2/3 मेजोरिटी भी अगले दे रहे हैं कि जो डिक्टेशन करेंगे वो इनसे करवाएंगे। सेनेट में भी इन्होंने बहुत सी अहम जो लॉज हैं वो पास करवाने हैं अभी इन GHQ वालों ने, जर्नलों ने। लोग तो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के, भाई ये आसिम मुनीर डेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन इसने और इसके साथ के जो झूठे जर्नल हैं, मतलब कोई जिनके अंदर करज नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, जो मुंह पे झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, इन्होंने बहुत से लॉज पास करवाने। इनको यस मैन चाहिए और यस मैन जो इससे बड़ा चेरी ब्लॉसम से बड़ा यस मैन कौन है? और मरियम के भी दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ चंद दिनों की कहानी है। इन्होंने अपना काम मुका के उसको भी खुले लाइन लगाना है कि जब तक वो झुक के जो है ना नहीं काम करती उस वक्त तक। तो बात सर ये आपको समझने की बात है, इन्होंने बड़ा सोच समझ के लगाया है, बंदा जोड़ा लाया है। ठीक है, मैं ना एब्सोल्युटली ट्रू। मैं जरा ये जो इलेक्शन की रिगिंग की बात है ना, ये हमने एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में नहीं की, लेकिन चूंकि बरकी साहब आज हैं हमारे साथ, तो बरकी साहब के पास बहुत खबरें होती हैं। ये मैं छोटा सा क्लिप इसका सलमान अकरम राजा का दिखाता हूँ। ये एक तो छोटी सी विंडो है कि किस तरीके से इलेक्शन जो है उसके ऊपर धांधली हुई, पता हम सबको है, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब ये आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का।
ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आते हैं। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन जिसपे उन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल को दूसरे शख्स को जितवाया है, वहां पे टर्न आउट 80-85% हो गया है, क्योंकि उन्होंने यही किया ना, जहां 173 था उसको 973 कर दिया। जब 800 वोट उस पोलिंग स्टेशन में सिर्फ एक कलम की जुम्बिश से डाले तो टर्न आउट जो था उस पोलिंग स्टेशन का, अगर हकीकतन वो 36% था या 40% था, तो एकदम छलांग मार के वो 86% हो गया। ये आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप अगर देखिए, इसमें हम चले अच्छा, ये मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ, फिर बाद में वो दिखाते हैं अपने कि जी किस तरह को जो एक्चुअल मिसालें। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने की कि 1500 वोट पड़े प्रोविंशियल असेंबली के, 800 वोट पड़े नेशनल असेंबली के। तो किसी ने कहा कि वो 700 वोट जो नेशनल असेंबली की पर्चियां अपनी जेब में लेके लोग चले गए। तो भरकी साहब, इसके मुतालिक आपके पास क्या अपडेट है लेटेस्ट? जी देखें जी, अपडेट तो अब यही है कि ये सारी की सारी जितने रिजल्ट्स हैं ये चैलेंज किए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का क्रिएट कर दिया गया है, और जैसे मैं एग्री करता हूँ आदिल के साथ कि अब हम ये और भी, मैं समझता हूं कि ये जो मैं ऑफ द टॉपिक, लेकिन ये जो अभी इन्होंने फैसला दिया है हमें रिजर्व सीट्स ना देने का, ये बड़ा सीरियस फैसला है। लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि वो सीटें हमें ना दे के जब दूसरी पार्टीज को ये सीटें दे रहे हैं तो ये 2/3 मेजोरिटी क्रिएट कर रहे हैं असेंबली में। और अगर ये 2/3 मेजोरिटी क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो ये आपका सारा आईन, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन सब बदल देंगे ये। और कल को कोई पता नहीं कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए वहां पे और अपनी हुकूमत कायम कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली अब किया क्या जा रहा है कि जब हम इसको हाई कोर्ट में भी गए हैं, बल्कि आज भी मेरे ख्याल पेशावर हाई कोर्ट जी, ये पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है जी 1 दिन का। जी, तो बट कोशिश जारी है, हम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा आजमूदा तरीका है जो हमेशा से यूज करते आए हैं कि जी ये सब केसेस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इनको देखेगा। और देने तो फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 120 दिन में होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली हमने देखा है कि वो कई साल लगा देते हैं फैसले देने के लिए। सर 2018 की अभी तक फैसले नहीं हुए। जी जी यस, तो दैट इज वेयर वी आर गोइंग। अब देखिए, आई थिंक एफर्ट हमारी बिल्कुल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफर्ट है, बल्कि सलमान अकरम राजा जैसे लॉयर्स इसको लीड कर रहे हैं, जो कि हर कोर्ट में हम जाके एक जो रिजल्ट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लीडर का भी ये मानना है कि आपको लीगल प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना है। एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हुए हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। हम एक एनर्की नहीं क्रिएट कर सकते किसी भी मुल्क में, किसी खास तौर पे अपने मुल्क में। तो पहले हम ये सारा प्रोसेस इसको एग्जॉस्ट करेंगे और फिर देन वी विल मेक अ डिसीजन। अगर नहीं हमें मिलता कोई भी इसमें रिजल्ट अच्छा, तो देन आई थिंक ऑब्वियसली दैट ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक टू द पब्लिक इज ऑलवेज ओपन, और वो ही शायद सबसे ज्यादा कामयाब तरीका होगा। आदिल, ये तो आदिल और मेरे आपके दिल की बात कर दी आपने। सर, किसी अथॉरिटेरियन स्टेट के अंदर, जो कि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड अथॉरिटेरियन स्टेट है अभी, उसके अंदर जो है वो लीगल प्रोसेसेस, और वो लीगल प्रोसेसेस उन कोर्ट्स में विच आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, दुनिया के आखिरी नंबर पे 140वें नंबर से जो है 150 में से 140 के ऊपर, मतलब आखिरी 10 के अंदर जो जुडिशरी है आपकी, सिस्टम पूरा हाईजैक्ड है। अथॉरिटेरियन स्टेट आप डिक्लेयर्ड हो, एक फैशिस्ट स्टेट पाकिस्तान जानी जाती है। पाकिस्तान अंदर फैशिज्म इज द बिगेस्ट, इंटरनेट के ऊपर, एक्स के ऊपर जो लॉन्गेस्ट रनिंग हैशटैग है वो पाकिस्तान अंडर फैशिज्म है। ठीक है, एक फैशिस्ट स्टेट के अंदर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द लीगल प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट द चेंज? पहली बात तो ये है सर। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं होने वाला। बात ये है कि सर सिस्टम में वाज़े तौर के ऊपर आपने वोट दिया, अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया, अवाम का मैंडेट बेशर्मी के साथ चोरी किया गया। फॉर्म 45 प्रूव करते हैं इस बात को। आपने जाली फॉर्म 45 ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चढ़ाए, और आपके जो लोग असल करता धरता है मुल्क के जर्नल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो मतलब कुछ हम इसके ऊपर जो है वो आप जो मर्जी कर लें,
हमने इलेक्शन में कुछ किया ही नहीं है, कोई गलत काम हमने किया ही नहीं है, सब कुछ हमने ठीक किया है। आपने जो है अपनी कहानी जो है वो वहां पे सुना दी, सफेद झूठ आपने जो है वो बोल दिया आपने जाके, जी सफेद झूठ ठीक है, आपके सफेद झूठ है और सब कुछ पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया कह रही है। यूएस में जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी आपने जो है इरेगुलरिटीज हैं, आपके अपने फैफन आपके अपने मुल्क के अंदर कहती है कि जी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी, यूके गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूके का जो है वो लॉर्ड कैमरन कहता है जी, सब दुनिया कह रही है ना, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया एंड सोशल मीडिया, एवरीबॉडी इज सेइंग कि देखो जी बात ये है कि ये इलेक्शन 2 नंबर हुए हैं, इनमें धांधली हुई है, सबको बच्चे बच्चे को पता है। आप बेशर्मी और बेहयाई से कहते हैं कि नहीं हुए इलेक्शन में, ये चंद मखसूस अनासर हैं, जारी बात है मेरी तरफ और हैदर मेरी साहब की तरफ इशारा है, जो फौज को बदनाम करें। यार मतलब आप देखेंगे सर, इस लेवल का जहां पे झूठ बोला जा रहा है, इस लेवल की जहां पे बेहिसी है, इस लेवल की लाकानूनियत है, इस लेवल की जो है वो बेगैरती है, और एक आप डिक्लेयर्ड अथॉरिटेरियन स्टेट हो, तो फिर सर किस तरह लीगल प्रोसेस के जरिए जो है वो चेंज आ सकती है? ये तो सोच से समझ से बात बाहर है। ठीक है सर, अब यहां पे चेंज अगर आएगी तो स्ट्रीट्स के ऊपर प्रोटेस्ट से आएगी, बाइकॉट से आएगी, टारगेटेड बाइकॉट करें आप, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड का, फौजी बिजनेसेस का आप बाइकॉट करेंगे, और उसके अलावा सड़क के ऊपर स्ट्रीट्स आपने दिखानी है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करें आप, लेकिन स्ट्रीट्स के ऊपर आपको एहतजाज करना पड़ेगा। दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तानी कौम स्ट्रीट्स पे निकली हुई है, क्योंकि जिन्होंने आप पे कब्जा किया हुआ है वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि स्ट्रीट्स हमारे कंट्रोल में है, और इसी चक्कर में ये जो आईएमएफ का कर्जा है ये चुक के ले जाएंगे दोबारा। और वो तो सब देखें, वो जॉन पर्किंस की फिर बार बार हम कोट करते हैं बुक कन्फेशंस ऑफ एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक हिटमैन। इनको तो ये तो इकोनॉमिक हिटमैन को तो ये शूट करता है कि आपको मजीद कर्जा दे, मजीद कर्जा दे, मजीद कर्जा दे, आपका सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा काबू में रखें। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। और इससे पॉइंट इससे कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि बिकॉज समझना पाकिस्तान को आपने और बरकी साहब ने बड़ी क्लैरिटी से बना दी कि पाकिस्तान कब्जे में है। मैं एक सवाल उठाता हूँ जो कि मैं अब मैंने उसको ज़रा पब्लिकली भी कर दिया, पहले हम सिर्फ यहाँ ही सवाल उठाया करते थे। वो ये था सवाल जनाब कि आदिल ने हमने कहा कि जी हम जो है ना रोज़ 5 सवाल उठाएंगे पीटीआई की लीडरशिप के लिए और पीटीआई के वर्कर के लिए और अवाम के लिए, कि हमें प्लीज़ आप ये बताएं कि पिछले 24 घंटों में आपने क्या क्या किया है इन 5 चीज़ों के लिए, इमरान खान की रिलीज़ के लिए, उनकी अहलिया की रिलीज़ के लिए और बाकी जो लोग कैद में हैं उनकी रिलीज़ के लिए। आपने क्या किया है कि जो 8 फरवरी का आपका मैंडेट चोरी किया गया है वो आपको वापस मिले? हमें एक्शंस बताएं, बातें नहीं, हमें एक्शन बताएं। फिर हमें तीसरी बात ये बताएं, आपने क्या एक्शन लिए हैं, क्या करारदाद की है, चले क्या तकरीर की है कि जी फौज जो है उसका काम सियासत में नहीं है, उसका काम बैरकों में है या बॉर्डर पे है। किसी ने अचकजई जैसी तकरीर की हो, मेंगल जैसी तकरीर की हो, फजल रहमान जैसी भी तकरीर की हो, हमें बता दें। और क्या आपने मुस्बित कदम लिए हैं कौम को आगाह करने के लिए कि फौज का काम सियासत नहीं है? चौथा, आप क्या मुस्बित कदम ले रहे हैं, इकदाम ले रहे हैं कि उन तमाम अनाउंसर को, चाहे आज चाहे आने वाली कल में, उनको एहतसाब करें जिन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, चाहे वो जज हों, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के लोग हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, हमें आप बताएं। और पांचवा है कि आप किस किस्म के दूरअस्त रिफॉर्म करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लाहात सियासत के अंदर, पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे में, जो कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। ये 5 जो कहते हैं ना मासूमाना सवाल हैं जो हम पीटीआई की लीडरशिप से पूछेंगे, हमने सियासतदानों से, करप्ट वालों से नहीं पूछना। बरकी साहब देखें जी, आई थिंक बहुत आपके जो सवालात हैं बहुत पर्टिनेंट हैं, बहुत रेलेवेंट हैं, और मैं समझता हूं कि ये सवाल जो हैं ये हर पाकिस्तानी के जहन में अगर नहीं है तो होने चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड इस बात पे जरूर करूंगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप पीटीआई की लीडरशिप से कह रहे हैं, मेरा ख्याल ये सवाल अब हर पाकिस्तानी लीडर से पूछने की बात है। ये जरूरी नहीं कि पीटीआई, ठीक है हम ज्यादा अफेक्टेड हैं इस चीज से,
लेकिन इन द लॉन्ग रन ये मुल्क सिर्फ पीटीआई के लोगों का नहीं है, बिल्कुल ये सही। सब पाकिस्तानियों का साझा मुल्क है। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, नून के लोग भी हैं, जेयूआई के लोग भी, सभी का मुल्क है ये। और ये वाली जो आपने सवाल उठाए हैं ये उन सबको अफेक्ट करता है, उनकी जिंदगियों को अफेक्ट करते हैं ये सवाल। और आई थिंक कि हमें ये सवाल बिल्कुल पूछने चाहिए, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। एंड मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप को, अब मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं, हमारी लीडरशिप को ये सवालों को एड्रेस करना चाहिए और स्ट्रांगली एड्रेस करना चाहिए। हम एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमें देखें, पीटीआई को टारगेट किया गया पिछले 2 साल में। आपको मालूम ही है कि किस तरह हमारी लीडरशिप जो है उसको, उस पे हर किस्म का जुल्म किया गया, जुल्म उनको हुआ, छूना भी पड़ा, वर्कर्स पे भी हुआ, वर्कर्स वर्कर्स पे भी पे भी बहुत हुआ। हुआ। तो लीडरशिप थोड़ी सी हमारी डिसअरे में कह ले के थी पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि छुपे हुए थे, उनकी हमारी आपस में मीटिंग्स भी नहीं हो पाती थी। अब आई थिंक कि लीडरशिप जो है वो वापस ऑन ग्राउंड आ गई है, पार्लियामेंट में भी है। तो मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी लीडरशिप जो है वो अब इन सवालों पे आवाज अपनी उठाएगी, और अगर नहीं उठाएगी तो मेरे जैसे लोग उनको ये याद दिलाएंगे कि हमारा सबसे पहला, जैसे आपने कहा, मुझे कभी बॉदर करता है बहुत ज्यादा कि हम हर रोज ऑन अ डेली बेसिस हम इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई और हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के मुतालिक हम बात क्यों नहीं करते, हम उसको चैलेंज क्यों नहीं करते पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में, हर रोज के बेसिस के ऊपर। और हमें ये करना पड़ेगा। आई थिंक जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारा पीटीआई का वर्कर सपोर्टर जो है वो हमारा साथ छोड़ देगा। पीपल विल नॉट स्टे विद यू फॉर एवर जस्ट बिकॉज के आप लीडर हैं। लीडर तो हमारा जहांगीर तरीन भी था, लीडर तो हमारा अलीम खान भी था। अलीम खान भी था, या बहुत थे, क्या हुआ उनका? फैसल वादा, सो दौस आशिक अवान। द क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट कि हमें अब हमारी लीडरशिप पे बहुत बड़ा एक बर्डन है कि वो दे हैव टू कम अप टू द फ्रंट एंड स्टार्ट अ मूवमेंट, और वो चाहे असेंबलीज में से उसकी बात शुरू करें और उसको ऑन ग्राउंड लेके आए, बट इट्स टाइम टू डू दैट। जी आदिल, बहुत शुक्रिया फरकी साहब। सर बात यही है कि बड़ी सिंपल सी बात है, लंबी चौड़ी मैं बात नहीं करूंगा कि जुर्मे ज़ईफी की सजा है मर्गे मफाजात। सीधी जी गल है सर, तुसी आप डिफीटिस्ट माइंडसेट रखेंगे और आप जो है वो अगर कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर आप भूल जाएं, फिर आपको सारे चढ़ाएंगे आपके ऊपर, जिस तरह इस वक्त हिंदुस्तान आपके ऊपर चढ़ा है क्योंकि आपकी फौजी जर्नलों का डिफीटिस्ट माइंडसेट था। उन्होंने डिसाइड किया कि जी हम हिंदुस्तान से नहीं लड़ सकते। ठीक है यार, आप कारोबार करें, आप अमन करें, आप जो मर्जी बॉर्डर खोलें, आप सब कुछ करें, लेकिन कौम को झूठ तो ना बोले ना, क्योंकि आपने अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने कारोबारों के को चलाए रखने का जो है वो आपने बेसिकली जो है वो रखना है। आपने एक जवाब बना के रखना है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। भाई आपने उनसे काम करना है, लांगे खोलने हैं, आपने बॉर्डर खोलने, कारोबार करना है। आप सच बोल के बात करो यार, आपको कौन मना करता है ये काम करने से? लेकिन क्योंकि आपने फौज का अपना जो वजूद रखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कब्जे का, और आप क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ा बिजनेस पार्टी है, बेसिकली पॉलिटिकल तो आप पार्टी नहीं है, मैं नहीं मानता पॉलिटिकल पार्टी है, आप काबिज हैं पाकिस्तान की सियासत पे, इसलिए क्योंकि आपको फेवरेबल पॉलिसीज चाहिए अपने बिजनेसेस चलाने के लिए। बेसिकली ये मजा है। इंडिया से भी आप इसलिए नहीं करें कि पाकिस्तान अमन होगा तो पाकिस्तान का कोई फायदा होगा, आप इसलिए करें कि आपके बिजनेसेस को इंडियन मार्केट खुलेगी आपके लिए। ठीक है, तो आप जो है ये सच नहीं बोल रहे, आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और आप अब नया दुश्मन अफगानिस्तान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। ठीक है, तो सच तो आप सिरे से बोल ही नहीं रहे ना, तो सच आप जो है अवाम को फिर मैं और आप बताते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो सर कहानी फिर सारी की सारी ये है कि आपने जो भी करना है आप करें, लेकिन पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके करें। और ये जो सिलसिला आपने चलाया हुआ इस वक्त, ये आर्टिफिशियल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये चलने वाली नहीं है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम लॉज पास करवाना चाहते हैं सेनेट से और इस पार्लियामेंट से, जो इन्होंने अपने चोरों की डकैतों की लगाई है। और उसके बाद हो सकता है आगे चल के, सर हैदर जो आप बात कर रहे थे कि पीटीआई भी जो है वो पावर में आती हुई दिखाई दे, जब तक पीटीआई को मुकम्मल ये काबू कर लें। फिर आई गॉट टू टेक दिस कॉल सर, मैं वापस आता हूँ।
जी बरकी साहब, ये जो आपने अभी बात की ना इसकी, कि जी ये पार्लियामेंट में जाएं, वहां भी तकरीरें करें और रोज करें। सर, मैंने ना नॉम चॉम्स्की का एक इंटरव्यू किया था। वो कहता है, हैदर मेहदी, 3 बंदे भी अगर पोस्टर लेके ना और एक प्लेकार्ड लेके, झंडा लेके किसी एम्बेसी के सामने चले जाए ना, उनकी भी वक़्त होती है। लेकिन अगर कोई ना गया तो कोई वक़्त नहीं है। सर, यस, मैं कहता हूँ 10 लोग भी जाके रोज़ प्रेस क्लब के सामने इमरान की रिहाई की करें, अडयाला जेल के सामने जाके करें, रिहाई की बात करें, पार्लियामेंट के सामने चले रेड जोन के थोड़ा पीछे होके कहें हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। केपी में आपकी हुकूमत आ गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि जब वो 2 मार्च की कॉल दी गई थी, सबसे नरम जो हड़ताल हुई थी ना, वो केपी के अंदर हुई थी और आपकी हुकूमत आ चुकी थी। सारी हड़ताल पंजाब के अंदर हुई, ठीक है, बहुत कम हुई। मुझे एक बंदे ने जाके वहां पेशावर के अंदर घुमाया, अपनी गाड़ी में दिखाया, कहते हैं सर देखें किधर है हड़ताल। नहीं सर, उसका एक रीजन है, उसका एक, जी, आई एम सॉरी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जी बताइए। मेरी खुद बात हुई थी अली अमीन साहब से इस सब्जेक्ट पे। हम्म, जिस दिन हड़ताल की कॉल दी गई थी, उसी दिन केपी असेंबली में ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। जी, तो सारी की सारी जो लीडरशिप, इलेक्टेड लीडरशिप थी, वो उस दिन असेंबली में मौजूद थी। तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन करके उसको कहा था कि हम एक, ये आज के दिन नहीं, और ये दिस वाज विद अग्रीमेंट विद द लीडरशिप कि केपी में हम 1 या 2 दिन बाद करेंगे। और आई थिंक अब वो वेंसडे को शायद कर रहे हैं। चले सर, देखते हैं, वो भी दिन आ जाएगा। जी, मैं तो अगर ये इस तरह की बात थी तो फिर सर एनीवे, चलिए सर, आई 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 नहीं, मैं इंशाल्लाह आप देखेंगे केपी में बड़ा एहतजाज होगा। मुझे तो सर जो बात मुझे बड़ी अफसोसनाक नजर आ रही है कि कहीं भी हमें ना, कहीं भी किसी किस्म का एहतजाज नहीं नजर आ रहा इमरान साहब की रिलीज के लिए। मतलब जाके इन्होंने एक, अभी 3 दिन बाद जाके वो असद कैसर जाके रेजोल्यूशन देता है कि जी ये हमारे इलेक्शन चोरी हुआ, कुछ सेनेट में डालता है। सर, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग जो 5-5 मरलों के घर में रहते थे, उनके भाई चरसी होते थे, मुर्गों का लड़ाइयाँ करवाते थे। ज़िंदगी में इन्होंने, मेरा ख़्याल है, कोई काम नहीं किया, और मैं नाम किसी की नहीं ले रहा। वो इमरान खान की वजह से सेंट्रल लीडर्स बन गए पार्टी के, और केपीके में जब हुकूमतें इनकी पहले थी तब बन गए, फिर जब इनकी फेडरल में आई बहुत बन गए। वो कहाँ हैं सारे लोग? वेयर आर ऑल दोस पीपल? वो हजारों लोग कहाँ हैं? वो लाखों लोग कहाँ हैं? वो किधर हैं वो बच्चे जो मिलियन मार्च वाले, जिन्होंने बड़े बड़े कन्वेंशन आए, नारे लगाए? वो कहाँ हैं सारे सर? वो किधर हैं? मैं मुझे तो नहीं समझता नजर। हूँ, बिल्कुल हैदर साहब, मैं भी आई एम विद यू ऑन दिस। लेकिन देखें, उन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लीडरशिप को काम करना पड़ता है। आपको कॉल देनी पड़ती है, आपके अपने जो लोकल हमारा जो नेटवर्क होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। और आई थिंक हम उसमें इस वक्त बहुत बिहाइंड हैं। कुछ इलेक्शन में लोग ज्यादा मसरूफ हो गए, कुछ अपनी जो सीटें मिल गई उनके चक्कर में, और वो वजह भी है कि वो झगड़े पड़े हुए हैं, वो उसमें मसरूफ हैं। लेकिन जब तक कि हमारी ऑन ग्राउंड लीडरशिप खुद आके, बाहर आके कॉल नहीं देगी और नहीं कहेगी कि जी मैं भी खड़ा हूं, आप भी आइए, तो ये काम नहीं होगा। और सर मैं समझता हूं कि हमारे हमारे बच्चे, हमारे वर्कर आएंगे। वोट देने भी तो आए थे ना, क्यों नहीं आएंगे बाहर? फिर भी आएंगे इंशाल्लाह। सर, ये मुझे नहीं लगता कि लीडरशिप कॉल देगी। मैं आपको बताऊं, मैं जब इमरान जब से जेल में गए हैं, तकरीबन सब टॉप लीडरशिप से मैं बात कर चुका हूं। उस जमाने में उमर अयूब भी मेरे साथ बात करता था, सेक्रेटरी जनरल। अब तो इन सारे लोगों ने हमें, हम तो, मैं और आदिल अछूत है ना, वो यार, आप आपका बड़ी मेहरबानी, आप प्रोग्राम में आ गए, और हम इसलिए जरा जरा थोड़ा सा मुहज्जब तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने और आदिल ने अपने बजूके और अपने मिसाइलें नहीं फायरिंग की, जो कि नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता सर कि ये करेंगे। क्यों? मैंने कहा, आप क्यों नहीं कहते कि नहीं हम नहीं कहते? मैंने कहा इमरान ने कहा है तो चुप। मैंने कहा इमरान तो रोज अलीमा आके कहती है
कि भाई बाहर निकलो, एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज करो। अब क्यों नहीं कॉल देते हैं? मैंने तमाम सेकंड टियर, तमाम तो नहीं, बहुत सेकंड टियर लीडर से बात की, वो कहते हैं जी हमें रोकते हैं बाहर जाने से। और उमर अयूब ने ऑर्डर दिया कि जो भी एहतजाज बाहर निकलेगा उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। कैन यू इमेजिन? दिस इज उमर अयूब, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, ये चीफ ऑर्गेनाइजर उस वक्त नहीं था। ये कि जो भी बाहर निकलेगा एहतजाज करने के लिए उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, तमाम सोशल मीडिया जो है पीटीआई का, वो बस ये ट्वीटें 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 ट्वीटें, कोई कॉल नहीं देता, इमरान खान की कॉल को बढ़ाता नहीं है, स्पेसेस में आके बस इधर उधर की बातें करते, ऐसे लगता है मैं लखनऊ के किसी पान वाले की दुकान पे बैठा हूँ। भाई बरकी साहब, ये नहीं ऐसे होता। मैं कसम खुदा की, मैं अगर पाकिस्तान में होता ना आज, या तो मैं शहीद हो चुका होता, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर मैं पाकिस्तान में सख्त होता ना, या मैं शहीद हो चुका होता सर, या मैं एक इनकलाब लीड कर रहा होता अंडरग्राउंड। बस अफसोस ये है कि नहीं हूं और अब जा भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये लूली लंगड़ी जो बात है ना सर, इससे कुछ नहीं होने लगा। ये पाकिस्तान को बेच के, हम सबको पका के, काट के, तिक्का बोटी बना के, कबाब बना के खा लेंगे और हम कहेंगे जी ये जो है जी अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी बात मैं आपकी नहीं, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ। दैट इज, ये हक की करें, बात है, प्लीज करें, जरूर करें। ये हक की बात है कि हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है। अगर हमारी लीडरशिप ने अभी तक ये काम नहीं किया तो कोई वजह नहीं। अगर उनको इस सब्जेक्ट पे क्रिटिसाइज किया जाता है, तनकीद उन पे होती है, तो आई थिंक उनको बड़ी उसको तनकीद को एक ऐसे अंदाज में लेना चाहिए कि भाई हमारे पे ये क्यों बात हो रही है। देखें, लीडरशिप्स कभी हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर करंट लीडरशिप जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो बड़े जल्दी लोग उनको भूल जाएंगे और एक खान की एक कॉल पे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो गिर जाएंगे, और जैसे हम रोज देखते हैं कि मुझे भी ये बड़ा अफसोस होता है कि हमारी अलीमा आके रोज कहती हैं कि खान ने कहा है कि आप बाहर निकलें, और हमें अभी तक हम वहां पे वो एक मूवमेंट को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई होप के दे आर वर्किंग ऑन इट। देखिए, मैं भी बाहर बैठा हूं, मैं भी कुछ चीजों का पता होता है, कुछ चीजों का नहीं पता होता, लेकिन समटाइम्स आप देखते हैं कि थिंग्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और तब आपको बोलना पड़ता है, चाहे अपनी लीडरशिप हो चाहे ना हो। और इस वक्त फोकस हमारा जो है लीडरशिप का, हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो बहुत बहुत जरूरत है कि हम उनको रीफोकस करें। 2-3 आइटम पे लेके आए। रिलीज ऑफ इमरान खान, हमारी जो जो सीटें हमारी से चोरी की गई हैं उनकी हम बात करें, ये जो रिजर्व सीट का इशू है इसकी हम बात करें। छोड़ दें औरों पर तनकीद करना, लोग आप पे तनकीद करेंगे, करने दें उनको, कोई बात नहीं है, उनका हक है। मैं आई नो कि आप लोगों पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, आप लोग तनकीद करते हैं। मैं वैसे आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आप खुदारा मुल्क में बहुत मुश्किल हालात हैं, आप हमारी पार्टी पे ही सिर्फ अटैक करते हैं, आप औरों पे भी अटैक किया कीजिए ना। किधर सर, बरकी साहब, खुदा का खौफ करे, 2 साल हो गए हैं सर। एक बल्कि साहब कल इसहाक डार की ऑडियो लीक मैंने की है ना, जिसपे इसहाक डार साहब जो है वो पुरानी आयतें भेज रहे हैं अभी कि माफी तो होगी, गलती होगी। नवाज शरीफ की ऑडियो लीक सर मैंने की है ना सर। नून लीग का पूरा अटैक सर यहाँ पे ब्रंट है, मैं फेस कर रहा हूं सर जी। क्या बात करते हैं, सबको नंगा, पूरे सिस्टम को, इन जर्नलों को जिनका नाम ही कोई नहीं लेता, जिनका नाम लेने से भी डरते हैं सर। किसने किया है सर? हमने ही तो किया है सर। बिल्कुल। तो सर अगर जर्नलों ने इन्फिल्ट्रेशन कर दी है तो सर वो भी हमने एक्सपोज करनी है ना सर जी। फिर कड़वी गोलियां तो फिर खानी पड़ती है ना सर इलाज के लिए। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही थी कि देखें, बजाय इसके कि हम हमारे में आपस में महाजराई हो जाए, हमारी एनर्जीज जो हैं वो बजाय जो हमारा टारगेट है उसको अटैक करने के हम और तरफ चले जाएं, तो लेट्स रीफोकस अ लिटिल बिट। थोड़ा सा आप भी गिव एंड टेक कीजिए। आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप भी इसको फिर से देखेगी कि गैर जरूरी तनकीद की जरूरत है नहीं हमें। वी आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम गोल, और अगर वो गोल है पाकिस्तान की बेहतरी, और वहां पे देखना कि किस इदारे ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो
कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक वी नीड टू स्पीक अप अबाउट इट, यू नो। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं खुद एक फौजी का बेटा हूं और मैं भी फौज पे अब तनकीद करता हूं। मुझे दुख होता है, यू नो, बड़ा बड़ा दुख होता है। लेकिन आफ्टर ऑल हमारी फौज का एक रोल है फॉर द लास्ट 75 years, और ये अब तो इतना ज्यादा सबके सामने आ गया। इट्स बिन देयर ऑल दीज इयर्स, वी हैव बीन, आर्मी हैज बीन प्लानिंग और डूइंग थिंग्स दैट दे वर नॉट सपोज्ड टू डू। तो और अभी भी मतलब कि हम बातें करते हैं कानून की हुक्मरानी की, आइन की, बालादस्ती की, सिविलियन सुप्रीमेसी की, यू नो, कि पार्लियामेंट को हम मजबूत करेंगे, हमारी अदलिया आजाद होनी चाहिए। किसने रोका हुआ है ये सब बातों को? फौज I'll speak up about it. किसने रोका हुआ है ये सब चीजों के लिए? हमें एक ही इदारा है जो इन सब पे काबिज है, और उस इदारे पे के मुतालिक अब हमें बात करनी पड़ेगी। एज अ पार्टी भी करनी पड़ेगी और एज इंडिविजुअल्स भी हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि छुप के रहने से और पीछे पीछे से स्कीमें लड़ाने से कुछ नहीं बनेगा। We all know where the problem is. बिल्कुल सही बात की बरकी साहब। बस मैं सिर्फ लास्ट कमेंट करके आदिल के पास जाता हूँ, फिर हम रैप अप करेंगे। हमारा कमेंट ये है कि मैंने और आदिल ने क्यों रेज किया फ्लैग। मैंने तो 6 महीने पहले रेज किया था फ्लैग एक शख्स के मुतालिक, मैं नाम नहीं लेता चूंकि आप बैठे हुए पार्टी में। फिर वो मैंने क्यों रेज किया कि मुझे शक था कि यह आदमी जो है इसको घुसाया गया है पार्टी में, पार्टी को कब्जा करने का, लीडरशिप का। वो अब चीज हो चुकी है। मैं और आदिल ये इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे सामने सिर्फ 2 स्टेक होल्डर्स हैं जो इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं, और फौज के साथ इसकी जारियत, इसकी गैर कानूनी जो ताकत और आइन का इस्तेमाल, गैर कानूनी, ये आइन को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं और अपनी ताकत को मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। उसके सामने 2 सिर्फ स्टेक होल्डर हैं। एक अवाम उनकी अपनी ताकत स्ट्रीट के अंदर, और दूसरी, और उस अवाम की स्ट्रीट की ताकत की अक्कासी इस वक्त पीटीआई करती है। ठीक है ना जी, की ऑपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी है, 2/3 सीटें जीत चुकी है। और दूसरा है कि इन इदारों के अंदर मुहिब वतन अफराद, उनको मैं छोड़ देता हूं। अगर अवाम की ताकत जिसकी सरबराही या लीड कर रही है पीटीआई की लीडरशिप, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गई और या उसका एक हिस्सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, सारी नहीं होगी, तो मुझे बताएं तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? अगर वो लीडरशिप कहती है चुप करके बैठे रहो, 5 साल इंतजार करो, 5 महीने बाद ट्रिब्यूनल से फैसले आ जाएंगे, फिर हमारी सीटें वापस मिल जाएंगी, कोई अक्ल से ये मान सकता है सर कि 5 साल इंतजार करो, अगले इलेक्शन में हम प्लेइंग फील्ड ही गायब कर देंगे? मतलब ये कोई सोचने वाली बात? किसी अक्लमंद आदमी को एक पार्टी का सीनियर लीडर ये कहे कि जी 5 साल के बाद हम देखें आपका क्या हाल कर दे, इब के मार, अब मैं बताऊंगा, और कुछ ना करें। और आप कहें 5 महीने इंतजार करो, 4 महीने इंतजार करो इलेक्शन। तो साहब, बरकी साहब, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई के लोगों को एहसास होना चाहिए कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है उनके साथ, कि उनको ये मनवाया जा रहा है कि ये न्यू नॉर्मल जो आदिल कहता है ना, इसको मान लो, इलेक्शन एक्सेप्ट कर लो, जैसे भी हैं, आगे जाके देखेंगे, फिर हम इनको पकड़ेंगे। तो मैं ये आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। I'll give you opportunity to comment after Adil speaks and then we will wrap up. जी आदिल। सर, आई एम डूइंग समथिंग utmost importance, एक ऑडियो लीक करने जा रहा हूँ बरकी साहब के जवाब में नवाज शरीफ साहब के बेटों की मुबैना तौर के ऊपर, जो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। 17 तारीख को, मार्च को, इस महीने की उन्होंने दरखास्तें भी जमा करा दी हैं। वहां पे जाहिर बात है बाजी, आपा जी और चाचू जो मजे कल्ले कर लें, ये तो हो नहीं सकता। तो बहरहाल मैं सर ऑडियो लीक करने जा रहा हूं, जो मुबैना तौर के ऊपर जो है नवाज शरीफ के साहिबजादे जो हैं वो लंदन ISI के सेशन चीफ से बात कर रहे हैं। पहले वैसे तो नवाज शरीफ साहब के समधी साहब की भी 2 दिन पहले की है, वो मेन स्टोरी रही है। अब मैं सर वो लीक जो बेसिकली वही लिख रहा था, तो हमसे आपका गिला जायज नहीं है बरकी साहब। हम तो जो मैं आपको बताता हूं कि मैं जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, ये मेरा जॉब है सर, वो मैंने करते रहना है सर। आपस में बिल्कुल नहीं मैं लड़ता, मैं लेकिन मेरा पीटीआई से कोई तल्लुक तो नहीं है ना सर। मैं तो इमरान खान को एज ए लीडर मानता हूँ, पाकिस्तान के लिए और की आजादी के लिए काम कर रहा हूँ।
फिर ये तो कोई तुक नहीं बनती ना कि आप नॉन स्टॉप मेरे पीछे पड़ जाएं और पहले गद्दारी का फतवा लगाएं और उसके बाद कहें कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें पूरी के जी हम ला तलकी का इजहार तो आप तब करें ना कि जब मैंने कोई बात की हो। फिर आप इमरान खान को जाके पुश करें, आप तो नहीं पुश करें लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के जो टाउट्स को यूट्यूबर जिनको चुक के ले गए थे बेचारे मजबूर हैं सवाल करें आदिल राजा कौन है, तो बेचारा इमरान खान यही करेगा ना कैसे कि यार कौन आदिल राजा, यार मेरे पास तो 7 महीने से मैं मोबाइल फोन ही नहीं है। उस बेचारे को आप मजबूर करें तो उसने जवाब तो यही देना है ना आप। तो सर ये सारी सिचुएशन जो है ये अभी अगर मैं बोलूं तो मैं फसादी हूं, तो सर इस तरह के फसाद तो फिर अभी मेरा काम है, फिर अगर ये फसाद है तो ये फसाद तो फिर मचाना पड़ता है। ये फसाद नहीं है लेकिन ये जहाद फी सबीलिल्लाह है बेसिकली सर। थैंक यू। आदिल ठीक है, आई अंडरस्टैंड, और मैं और आप दोनों एक है, बट बरकी साहब की जो मुझे बहुत ज़बरदस्त आज बात आई कि हमें रोज़ प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पे करें, रेलवे स्टेशन के सामने करें, टांगे स्टैंड पे करें, किसी बस के स्टैंड पे करें, बाजार में करें, प्रेस क्लब में करें, पीएम हाउस के सामने करें, सुप्रीम कोर्ट के सामने करें, पार्लियामेंट के सामने करें, गवर्नर हाउस के सामने करें, सेक्रेटेरिएट के सामने करें, कहीं तो करें। अरे माल रोड पर ही कर दो, पिंडी की सदर पे कर दो, मरी रोड पे कर दो, टेंच माटे में कर दो, कहीं कर दो, अनारकली में कर दो यार, वहीं जाके चूड़ियां पहन लो जाके। बरकी साहब लास्ट कमेंट एंड देन वी रैप अप। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और आदिल मैं कोई नहीं आपसे गिला नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं गिला नहीं किया, जस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट समझ लें। एक है कि मैं समझता हूँ कि एक कॉमन फाइट है हमारी, तो हमें थोड़ा सा किसी वक्त वो कहते हैं ना एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है सो दैट यू कैन अटैक हार्डर दैट वे। तो नहीं सर मैं आदिल सोशल मीडिया का बॉयकॉट करके चला गया था सर, तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपका मशवरा मानूंगा सर। हमें सबको मिलके ये जंग लड़नी है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हमारी पार्टी भी जो है वो इसको रियलाइज करेगी इस मिस्टेक को, और दे विल बी मोर फोर्थ कमिंग इन द फ्यूचर। क्योंकि देखिए मुहाज सबका एक है, और इस वक्त आपका एक रोल है। आप बड़ी क्लियरली, आप कोई पीटीआई के लोग तो नहीं है, मेरी पीटीआई के साथ वाबस्तगी है, आपकी तो नहीं है, और आपका एक अपना रोल है, आपको पूरी इजाजत है आपका कि आप तनकीद भी करें, पीटीआई पे भी करें और लोगों पे भी करें। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी डिमांड्स। अनफॉर्चुनेटली यही चीजें तो हमने पाकिस्तान में खत्म कर दी। अगर आज हमारा मीडिया इस काबिल होता पाकिस्तान में कि वो तनकीद कर सकता, तो आप जैसे लोग बाहर बैठ के क्यों कर रहे होते ये सारा काम? ये काम पाकिस्तान में हो रहा होता। और हम बाहर रहते हुए इतने आदी हो गए हैं इस चीज के कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मीडिया जो है वो सच बोलेगा, वो तनकीद करेगा, वो सवाल उठाएगा, वो लोगों को चैलेंज करेगा, वो पॉलिटिशियंस को ग्रिल करेगा कि आपने ये क्या किया है। लेकिन वहां पे उस मुल्क में तो ये सब खत्म कर दिया गया। और किसने खत्म किया? आई विल बी द फर्स्ट वन टू से कि एक ही इदारा है जो इन सब चीजों पे काबिज है, और उस इदारे के मुतालिक हमें अब बात करनी है, बिल्कुल करनी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं रैप अप करता हूँ ये 5 नुकात को लेके, तो लोगों को क्लैरिटी आ जाए। इमरान खान तमाम कैदियों को रिलीज किया जाए। दूसरा, लोगों का चोरी हुआ मैंडेट वापस किया जाए। फौज को बैरकों में सियासत से निकाल के बैरकों में भेजा गया, जिस तरह अचक जी कहते हैं उनको ठोस देंगे, ठोक देंगे। चौथी चीज है एहतसाब हो तमाम उन लोगों का जो आइन और कानून तोड़ा। और 5वां, कौम के अंदर दूर बहुत ही कौमी इस्लाहात होनी चाहिए। ये ऐसा डिमांड पीटीआई की लीडरशिप से, पीटीआई के वर्कर से, पाकिस्तान के हर सियासी लीडर से, पाकिस्तान के अवाम में हर रहने वाले से, कि सिर्फ हदफ अपना निशाना सही रखे। इजाज़त दीजिए बरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच। आदिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आने का, और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आप दोनों को, आपके अहल वयाल को, सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वाकई सही कहा बरकी साहब आपने, जो पाकिस्तान में वो बहुत मुश्किल में है, बड़ी उनके साथ ज़्यादती हुई है, टॉर्चर हुआ है, मुसीबतें उठाई हैं, तो बेचारे डिसरे में हैं, बिखरे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, मुनज़्ज़म नहीं हो रहे, कॉल नहीं दे सकते। लेकिन अब तो केपी में हुकूमत आ गई। अल्लाह करे कि उनमें वो तंजीम आ जाए कि ये इसको आगे लेके चले।
और जो बेचारे कैद में हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान, उनकी अहलिया। मुझे कहा गया है कि सोशल मीडिया टीम पीटीआई को कहा है कि बुशरा बेगम की कैद के मुतालिक बात ही मत करो। कमाल है सर, आप सोचिए, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को अहकामात दिए हैं कि बुशरा बीबी की जो कैद है उसके मुतालिक आपने बात नहीं करनी, उसको उठाना नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि कौन ये ऑर्डर दे रहा है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को। अगर दिए हैं तो बहुत अफसोस की बात है। बेचारी एक नेक खातून है, मजलूम है, मजबूर खातून है, पर्दादार है, ना बोल सकती है, ना सहमी हुई बैठी हुई है। उसको आपने कहा है कि इसके पता नहीं आप लोगों के सर, अंदर ये मैंने आपसे एक सवाल किया था, लेकिन बरकी साहब अभी चले जाएं तो अगला वीलॉग जो आपका कल का आएगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। आपसे भी आपने एक ट्वीट की है, उस ठीक पे है। भी बात करेंगे। जी कल जी मैंने जी एक बात की थी इसी सिलसिले में, वो भी करेंगे। और ऑडियो लीक भी सर जो है वो भी आपके साथ शेयर करके डिस्कस करेंगे, जिसमें मुबैना तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जो आईएसआई के स्टेशन चीफ से यहाँ पे जो लंदन में है उनसे बात की जा रही है। और जो कुछ वो मान चुके हैं उससे इनकारी हैं, क्योंकि उन्होंने वापस जाना है पाकिस्तान। और हाँ। लगता यही है कि बंदर बांट का हिस्सा बनना है। हमारी जाती राय तो हम्म, यही है। जी और जी क्या वजह हो सकती है वहां पे जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, तो हम्म। वो आपके अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत जी, जी, शुक्रिया वो सर। बिल्कुल करेंगे, बिकॉज़ उसमें कुछ थैंक ऐसी यू। खतरनाक बातें हैं जो हम बर्की साहब की प्रेज़ेंस में नहीं कर सकते, बिकॉज़ हाँ, फिर वी डोंट वांट टू एम्बैरेस एंड मेक लाइफ अप्रिशिएट डिफिकल्ट। आई जी, जी। अप्रिशिएट इट जी, बहुत नहीं शुक्रिया आपका। नहीं, बल्कि साहब आपने बड़ी दिलेरी का मुज़ाहिरा किया है। और हम तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो कैद हैं, जिस तरह मैं कह रहा था, वो बाहर निकलें, हकीकी एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान में आएँ। इमरान खान को हक़ मिले जो लोगों ने उनको हक़ दिया है, उनकी पार्टी को हक़ दिया है, वो इस मुल्क के ऊपर आके अपने प्राइम मिनिस्टर बने, इस मुल्क को आगे लेके चले, एक अच्छी टीम बनाए, जो कि उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी कहा जाता है कि वो टीम अच्छी नहीं बना सकते, मर्दशनास नहीं है, गलत किस्म के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अल्लाह करे उन्होंने जो ये कैद काटी है, बहुत मौका मिला है उनको सोचने का कि वो अब अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे, एक अच्छी टीम, मुस्बत टीम बनाएगी जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा। और जो इस जिहाद में बेचारे शहीद हो गए हैं बहुत सारे, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। अरशद शरीफ मुझे याद आते हैं, ज़िल शाह याद आते हैं, नन्ना अमार याद आता है, पहला जो शहीद है फवाद वो याद आता है, और जो बेचारे 9 मई और उसके बाद जो शहीद हो रहे हैं उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया सजाद बर्की बहुत साहब, शुक्रिया बहुत जी शुक्रिया आपका, आदिल राय हैदर मादी साहब, बहुत आदिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब। मेरा लीडर इमरान खान है, और इमरान खान के अहकामात पे हम चलेंगे। हर कोई हमारा लीडर इमरान खान के बाद आएगा, बहुत तो शुक्रिया, हम बहुत उन्हीं के शुक्रिया, बहुत अहकामात का शुक्रिया, हम वेट करते हैं, और इंशाल्लाह ही विल मेक द राइट डिसीजंस फॉर बहुत अस। शुक्रिया। और हमारे जो लाइव पाकिस्तान देखने वाले हैं, जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जो लाइव देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब। आमीन।